हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी के बारे में, जो एक बहुत क्रूशियल टॉपिक है। जैसे कि एक एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहा है, वैसे ये दो दो बेनिफिट उसको मिल सकता है। जो एम्प्लॉय को भी बेनिफिट मिल सकता है, उसका चिल्ड्रन अगर पढ़े तो उसको भविष्य बनाने के लिए, और एक चिल्ड्रन को भी उसको कुछ सहायता मिल जाता है अलाउंसेस के जरिए और हॉस्टल सब्सिडी के जरिए। तो यहाँ पे हम फुल वीडियो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन किया हूँ, थोड़ा आपको हाईलाइट दिया हूँ कि ये जो अप टू अगर 50% हो जाता है तो कितना पैसा हो जाता है, और आफ्टर जो 50% हो जाएगा ना, उसमें कितना पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम फुल वीडियो डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप वन अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो 1.5 प्लेबैक स्पीड में आप जा सकते हैं। इस वीडियो में आप फुल क्या क्या जानेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। डेट ऑफ इफेक्ट, इसका मतलब है कि आप किस डेट से ये जो लागू हुआ है ये अलाउंस। एलिजिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा चिल्ड्रेन का बच्चे का। अमाउंट ऑफ रिइम्बर्समेंट, कितना रिइम्बर्समेंट होगा आपको अमाउंट, ये जानना बहुत जरूरी है आपको। क्लासेस, कौन सा क्लासेस अलाउ किया जाता है, और किस टाइप का स्कूल होना चाहिए, और एज लिमिट ऑफ चाइल्ड क्या होना चाहिए। ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको क्या लगना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए। रिइम्बर्समेंट के लिए, आपको अलाउंस रिइम्बर्समेंट के लिए और फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको हॉस्टल सब्सिडी के लिए क्या होना चाहिए, और मेन फीचर्स एंड कंडीशन क्या रहेगा उसमें। और अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट अगर डाई हो जाता है, डेथ हो जाता है उसका सर्विस पीरियड में, तो उसको क्या, उसके लिए क्या प्रोविजन है। अगर कोई रिटायरमेंट और रिमूवल हो जाता है सर्विस में, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, यहाँ पे आप पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था जिसको हम रेफरेंस के तौर पे लिए हैं, जो 17/7/2018 को पब्लिश हुआ था डीओपीटी के द्वारा। इसमें हम देखेंगे कि जो डेट ऑफ बर्थ, ये जो अलाउंसेस या हॉस्टल सब्सिडी है, ये एप्लीकेबल हुआ 5 जुलाई 2017 से, जो 7th पे कमीशन लागू हुआ जिस डेट से। ठीक है। और एलिजिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन क्या होना चाहिए, आपका दो बच्चा होना चाहिए जो जिंदा होना चाहिए आपका, वो एल्डेस्ट बच्चे दोनों होना चाहिए। और जो एक्सेप्शन किस बच्चे के लिए होना चाहिए, जो सेकंड चाइल्ड जो है, वो जो ट्विन है या फिर मल्टीपल बर्थ होना चाहिए, हुआ है उनका, तो उनके लिए प्रोविजन है। और अगर मान लीजिए फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ फेलियर ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन आफ्टर सेकंड चाइल्ड, अगर सेकंड चाइल्ड के बाद आपको स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन अगर फेल हुआ है, इस केसेस में भी आप एबल कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अमाउंट ऑफ रिइम्बर्समेंट के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में। इसमें कितना रिइम्बर्समेंट होगा आपका, 2250 रुपीज। ये आपका पर मंथ फिक्स्ड है पर चाइल्ड के लिए, वो आपको रिइम्बर्समेंट हो जाएगा। बट अगर दिव्यांग चिल्ड्रन है आपका, तो ये जो रेट है ये डबल हो जाएगा आपका, 4500 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड के लिए हो जाएगा। यहाँ पे हम हॉस्टल सब्सिडी का जो अमाउंट ऑफ रिइम्बर्समेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। जो हॉस्टल सब्सिडी का जो रिइम्बर्समेंट है, ये 6750 रुपीज, ये पर मंथ है, ये भी फिक्स्ड है आपका। और जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए बोर्डिंग एंड लॉजिंग के, ये 6750 के ही होना चाहिए आपको। अगर उससे कम हो तो और अच्छा है। अगर आपको मान लीजिए उससे ज्यादा भी है, तो फिर आप उतना ही, आपको लिमिटेड है उतना ही मिलेगा। बट यहाँ पे एक नोट करने वाला बात है, जो अगर आपका डीए अगर आपका 50% से ज्यादा हो रहा है, तो फिर आपका जो अमाउंट है ना, उसके ऊपर 25% इंक्रीज होगा आपका। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा क्लास के लिए अलाउड है और कौन सा स्कूल होना चाहिए। जो रिइम्बर्समेंट जो एजुकेशन अलाउंसेस है, हॉस्टल सब्सिडी है, ये एप्लीकेबल होगा आपका अगर बच्चा अगर नर्सरी टू ट्वेल्थ के लिए आपको रिइम्बर्समेंट हो जाएगा। ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है, ये अलाउड है आपको। अगर आपका बच्चा अगर कोरेस्पोंडेंस और डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ रहा है, तो फिर उसके लिए भी अलाउड है। अगर ये स्कूल के बारे में बात करें, तो ये नर्सरी, प्राइमरी और मिडिल लेवल जो भी स्कूल है, अगर ये कोई भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से एफिलिएशन नहीं है उसका, तो भी उसको उस केसेस में अलाउड किया जाएगा, अगर कोई रिकॉग्नाइज स्कूल है उसका। अगर दिव्यांग चाइल्ड की बात करें, तो ये अगर अप्रूव्ड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसका फी अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी उस केसेस में भी उसका अगर स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं है या है, अगर नहीं है तो भी उसको उसको अलाउ किया जाएगा रीइंबर्समेंट के लिए। यहाँ पे आपका एज लिमिट चाइल्ड का क्या होना चाहिए, जो अपर एज लिमिट है दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए, ये है 22 ईयर्स होना चाहिए। अगर कोई दिव्यांग से अलग चिल्ड्रन है जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके लिए 20 साल होना चाहिए।
और आपका अगर 20 साल नहीं है, अगर आपका कोई बच्चा 12th क्लास 20 साल से कम टाइम में भी कर दिया है तो भी उसके लिए भी ये एज लिमिट अलाउड है। ये कोई नो मिनिमम एज, कोई भी बैरियर नहीं है इसमें, आप चाहे तो मिनिमम एज में भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को द्वारा अप्रूव इशू किया जाएगा। ये जो पीरियड के लिए आप इशू करना चाहते हैं उसी के लिए आप इशू कर सकते हैं। और ये इसमें जो सर्टिफिकेट में ये कंफर्म होना चाहिए कि ये बच्चा जो है ये आपका प्रीवियस एकेडमिक ईयर में ऑलरेडी आपका स्कूल में पढ़ रहा था। और आपका रिपोर्ट कार्ड जो है ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मतलब आपका साइन उसमें होना चाहिए कि मैं सर्टिफाई करता हूँ खुद। और ये सेल्फ सेल्फ अटेस्टेड फी रिसीट भी होना चाहिए। अगर ई रिसीट है आपका तो इसमें भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ये दर्शाना चाहिए कि आप जो फी डिपॉजिट किए हैं ये एंटायर एकेडमिक ईयर के लिए वैलिड है। अगर हॉस्टल सब्सिडी का बात करें तो फिर एक सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए, सेम सर्टिफिकेट जिसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इशू करेगा। उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए उसका हुआ है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए, वो भी मेंशन रहेगा उसमें। और ये जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ जो रिपोर्ट कार्ड और जो फी रिसिप्ट का जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी में उसमें ये भी मेंशन रहेगा कि कितना एक्सपेंडिचर हो बियर किया गया स्कूल के द्वारा कि जो लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी देने के लिए, ये अमाउंट भी उसके बाद ही आपको रिइंबर्समेंट मिल जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या फीचर रहेगा और कंडीशन क्या क्या रहेगा इसमें। जो हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ये कॉन्करेंटली आप क्लेम कर सकते हैं, मतलब एट द सेम टाइम आप दोनों को क्लेम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ये बहुत, अगर आपका मान लीजिए बहुत स्पाउसेस मतलब हस्बैंड वाइफ अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो कोई एक ही अवेल कर सकता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी के लिए। और जो रीइंबर्समेंट अगर का बात करेंगे तो जो अलाउंस है एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी ये आपको एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार मिलेगा। जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अब अप्रैल में जब डिपॉजिट करेंगे आप बिल रीइंबर्समेंट के लिए उस टाइम आपको मिले जाएगा। और जो हॉस्टल सब्सिडी है ये एप्लीकेबल होता है अगर कोई बच्चा अगर हॉस्टल में रह रहा है, जिस हॉस्टल में जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है और उसका जो गवर्नमेंट सर्वेंट जहाँ पे जॉब कर रहा है उसका अगर डिस्टेंस, अगर जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है उसका अगर 50 किलोमीटर से ज्यादा है तो उस केसेस में उसको हॉस्टल सब्सिडी अवेल किया जाएगा। यहाँ पे जो रीइंबर्समेंट आपका रहेगा ये इसमें कोई कनेक्शन नहीं रहेगा आपका चिल्ड्रन अगर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर मान लीजिए एक बच्चा अगर फेल हो जाता है किसी पर्टिकुलर क्लास में तो इस केसेस में भी आपको कोई भी एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी आपको रुका नहीं जाएगा उसमें। अगर मान लीजिए कोई चिल्ड्रन अगर एडमिट हुआ है सेम क्लास में अगर दूसरा स्कूल में और एल्स कि आपका अगर बच्चा को कहाँ पे पास आउट ऑलरेडी प्रीवियस स्कूल में हो गया है बट अभी आप उनको एडमिशन करा रहे हैं सेम क्लास में और मिड सेशन में आप एडमिशन करा रहे हैं तो उस केसेस में आपको रिइंबर्सेबल नहीं होगा आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। और जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ये आपको सारे जो बच्चे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चे के लिए अवेलेबल है, इंक्लूडिंग नेपाल और भूटान का सिटीजन्स के लिए भी एप्लीकेबल है जो कि भारत सरकार के द्वारा एम्प्लॉयड है। और उनका बच्चा अगर उनका नेटिव प्लेसेस में पढ़ रहा है मतलब नेपाल और भूटान में पढ़ रहा है तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे आप अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी उसके लिए भी अलाउड है। अगर आप मान लीजिए आपको सस्पेंशन में है या फिर लीव में है, अगर मान लीजिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी आप लिए हैं उस केसेस में भी आपको एडमिसेबल किया जाएगा। और अगर आपका डाइज नॉन पीरियड चल रहा है जिसको ब्रेक इन सर्विस भी बोला जाता है, इस केसेस में गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल नहीं होगा उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि डाइज नॉन पीरियड के बारे में ज्यादा जानने के लिए तो मैं यहाँ पे वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर डेथ हो जाता है उसका सर्विस पीरियड में तो उसके लिए जो अलाउड है अगर उसका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी दोनों एडमिसेबल है उसको। बट उस केसेस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उसका वो मेल हो या फीमेल हो, उनका अगर वाइफ मर गए, वाइफ का डेथ हुआ है या फिर हस्बैंड का डेथ हुआ है, उस केसेस में कोई एक आदमी जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या पीएसयू हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर पार्शियली और फुल्ली फंडेड होना चाहिए, उसमें अगर जॉब नहीं कर रहा है तो उस केसेस में उसको फुल्ली एडमिशेबल है हॉस्टल सब्सिडी और एजुकेशन अलाउंस। और इस केसेस में उसको तब तक उसको मिलता रहेगा जो एजुकेशनल अलाउंसेस है और हॉस्टल सब्सिडी बेनिफिट जब तक उसका
पढ़ाई पूरी नहीं हो जाता और जब तक उसका जो टाइम लिमिट है और जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो जाता। और ये जो पेमेंट है ये जो ऑफिस में वो एम्प्लॉय जॉब कर रहा था उसी केसेस उसी ऑफिस ही उसको पेमेंट करेगा। उस केसेस में वो जो सारा बिल जो है उसको सबमिट करना पड़ेगा उसी ऑफिस को। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायरमेंट हुआ है या रिमूवल हुआ है सर्विस पीरियड में, तो उस केसेस में उसको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी है ये एकेडमिक ईयर एंड तक उसको मिल जाएगा। उसके बाद से उसको सीज हो जाएगा, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर इस वीडियो में आपको अच्छा लगा तो फिर आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए आपके जो कलीग हैं या आपका फ्रेंड सर्कल में। और इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कुछ जानकारी चाहिए और कुछ सजेशन चाहिए, सजेशन देना है मुझे मेरे लिए, तो फिर आप जरूर बेहिचक आप कमेंट करिए, कोई इशू नहीं है।